मेरा नाम अहमद है और मैं कराची से हूँ। एक रात तकरीबन 2 बजे में अचानक शदीद सर दर्द के साथ जागा। दर्द इतना शदीद था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैं उठा, कुछ देर गहरी सांसें लें और फिर जैकेट पहनकर कमरे से बाहर निकल आया। जैसे ही मैं सहन में पहुंचा, एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसने मुझे एहसास दिलाया कि सर्दी अभी खत्म नहीं हुई। मैंने फौरन गाड़ी स्टार्ट की ताकि इंजन गर्म हो जाए। कुछ लम्हों बाद मैंने गेट खोला और गाड़ी सड़क पर निकाली। सर दर्द अब और शदीद हो चुका था। मैं करीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पहुंचा। डॉक्टर ने मेरा बीपी चेक किया और मुझे नर्स के हवाले कर दिया। इसकी मुस्कुराहट में एक अजीब तंज छुपा था। इसने कहा कि मुझे एक इंजेक्शन की ज़रूरत होगी। मैंने बगैर सवाल किए दवाई ली और अस्पताल से बाहर निकल आया। रात की खामोशी, सुनसान सड़कें और सर दर्द का गूंज मेरे अंदर एक हंगामा बपा कर रहा था। जैसे ही मैंने गाड़ी मेन रोड पर मोड़ी, एक नौजवान लड़की हाथ के इशारों से लिफ्ट मांग रही थी। पहले तो मैंने इसे नज़रअंदाज करना चाहा क्योंकि आजकल के हालात में ये बहुत खतरनाक हो सकता था, लेकिन मेरी ज़मीर ने मुझे झंझोड़ा, ख़ास तौर पर रात के इस वक्त। क्या तुम महज शक की बुनियाद पर किसी की मदद से पीछे हटोगे? मैंने गाड़ी रोक दी। लड़की ने शाइस्तगी से सलाम किया और कहा, क्या आप मुझे मोती महल छोड़ सकते हैं? मैंने हामी में सर हिलाया। वो बगैर किसी हिचकिचाहट के अगली सीट पर बैठ गई और कहा, अगर आप चाहें तो मैं किराया भी दे सकती हूँ। इसके लहजे से मैंने अंदाज़ा लगाया कि शायद वो वही लड़की है जिसकी रात की मजबूरियों के बारे में हम रोज़ सुनते हैं। मैं खामोशी से गाड़ी आगे बढ़ाता रहा। वो भी खामोश रही। कुछ देर बाद उसने कहा, सर मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने बस कहा, ठीक है। जब हम मोती महल पहुंचे, वो बगैर कुछ कहे वहीं बैठी रही। मैंने कहा, मैडम आपका स्टॉप आ गया है। वो चौंक गई जैसे वो किसी ख्वाब से बाहर आई हो। इसने कांपती आवाज में कहा, शुक्रिया सर। इसकी कांपती आवाज, सर्दी का एहसास और उसकी खाली आंखें एक मुख्तलिफ कहानी सुना रही थीं। अचानक इसने पूछा, क्या आप मेरे लिए कुछ खाने को ला सकते हैं? मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पर गुजारा किया है। ये सुनकर मैं सकते में आ गया। मेरी रूह कांप उठी। मैंने फौरन गाड़ी सोहराब गोट की तरफ मोड़ दी। वहां एक होटल से नाश्ता लिया, पराठा, आमलेट, चाय। मैंने इसे गाड़ी में बिठाया और खुद खाने के लिए गया। जब मैं पानी लेने गया तो इसने मुझे रोका और कहा, सर पहले आप अपना नाश्ता कर लें फिर लाएं। मैं मुस्कुराया और कहा, नहीं, पहले आप। जब मैं इसे पानी की बोतल देने गया तो मेरी नज़र उसके गिले पर पड़ी जहां निशानात थे। ये गुस्से के निशानात थे। मेरा दिल भारी हो गया। नाश्ता खत्म करने के बाद मैंने पूछा, आपको कहाँ छोड़ूं? इसकी आवाज़ रुंध गई। मेरे पास घर नहीं, बस जहां दिल चाहे। मैं गहरी सोच में डूब गया। क्या ये सच था, बस एक नई कहानी? लेकिन इसकी आंखों में सच्चाई और गहराई, कोई अदाकारी नहीं हो सकती थी। गाड़ी में बैठकर ज़ैनब ने गहरा सांस लिया और खामोशी से बाहर देखने लगी। मैंने गाड़ी चलाई, नज़रें सड़क पर रखे, लेकिन अंदर एक हंगामा था। लातादाद सवालात मेरे ज़हन में उठ रहे थे। ये लड़की कौन है? क्या ये वाकई बेबस है या बस अच्छा अदाकारी कर रही है? अगर मैं मदद करूं तो इसे कहाँ रखूं? मैं किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। मैंने गाड़ी एक माल के पार्किंग लॉट में रोकी और ज़ैनब की तरफ देखा। वो गहरी नींद में डूबी हुई थी। इसकी सांसें यकसा थीं और उसके चेहरे पर हल्की सी सुकून की झलक नजर आ रही थी, जैसे वो बरसों बाद किसी महफूज जगह पहुंची हो। मैंने मौका से फ़ायदा उठाया और अपने ऑफिस के चौकीदार को फ़ोन किया। आज मैं ऑफिस नहीं आ सकूंगा। इसके बाद मैंने अपने साथी को फ़ोन किया और कहा कि मेरे लिए कोई मीटिंग शेड्यूल ना करे। अब असली सवाल यह था कि ज़ैनब को कहाँ रखूं? मेरी ना बीवी थी, ना बच्चे, ना खानदान। अगर मैं इसे अपने फ्लैट पर रखता तो मामलात सुलझ जाते। मैंने अपने दोस्तों के घरों के बारे में सोचा, लेकिन वो तो शादीशुदा थे, रंगीन मिजाज के थे। आखिरकार मुझे अपने ऑफिस के चौकीदार खादिम हुसैन याद आया, जो अक्सर कहता था, साईं ऊपर का पोर्शन खाली पड़ा है, दुआ करें कोई किरायादार आ जाए। मैंने फौरन ऑफिस फ़ोन किया और चौकीदार से बात की। इसने कहा, साईं अगर आप कहीं तो आपके लिए रहाइश हाजिर है, लेकिन किराया की बात मैं आपसे कैसे लूं? मैंने शाइस्तगी से कहा, खादिम भाई, वो लड़की किराया देगी।
मैं सिर्फ सिफारिश कर रहा हूं और ये बात एक दूसरे को मालूम नहीं होनी चाहिए। वो मान गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि पहला मरहला तय हो गया। जब मैं गाड़ी में वापस आया, ज़ैनब अभी भी सो रही थी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और इसे सुहराब गोट की तरफ ले गया। रास्ते में एक अच्छे माल पर रुका जहां से मैंने इसके लिए कुछ कपड़े, शैम्पू, टूथपेस्ट और दीगर ज़रूरी चीज़ें खरीदें। वो ये सब देखकर बच्चे की तरह खुश हो रही थी, लेकिन खुशी के साथ उसकी आंखों में एक गहरी नज़र भी छपी थी जो आम आदमी के लिए देखना मुमकिन नहीं था। जब मैंने इसके लिए जा नमाज़ें और तस्बीह खरीदी, इसकी आंखें नम हो गईं। इसने आहिस्ता से कहा, जब भी मेरे अबू कुछ लाते थे मैं कहती थी कि गुलाबी रंग क्यों नहीं लाए, और वो अगले दिन मुख्तलिफ रंग ले आते थे। मैं खामोश हो गया। ज़ैनब, जो कभी सड़क पर खड़ी एक लड़की थी, अब एक मासूम बेटी की तरह लग रही थी। हम खादिम हुसैन के घर पहुंचे। इसकी बीवी और बच्चों को मैं जानता था, इसलिए उन्होंने हमारा गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। ज़ैनब को ऊपर के पोर्शन में मुंतकिल कर दिया गया। बिस्तर, कमरा, बर्तन और वाटर कूलर सब कुछ मुहैया कर दिया गया। खादिम हुसैन की बीवी ने कहा, भाई सब कुछ आपका है, कुछ लाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप कुछ लाए तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी। ज़ैनब खामोश थी, जैसे इसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि कोई बगैर किसी मकसद के इसकी मदद कर सकता है। जब तक गुरूब आफ्ताब हुआ मैं थक चुका था। मैं सुबह 2 बजे से जाग रहा था और अब शाम हो चुकी थी। जब मैं ऊपर के कमरे में बिस्तर पर लेटा तो दिल में एक अजीब सुकून का एहसास पैदा हुआ, जैसे मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। लेकिन जैसे ही मैं सोने लगा, फ़ोन बजा। ये मामू की मौत थी। कहाँ हो शाह साहिब? मैंने मछली तैयार की है, आज शाम को आना है। मैंने झूठ बोला कि एक क्लाइंट से मिलने गया हूं। मामू ने कहा, ठीक है, देर ना करना। फ़ोन रखने के बाद जैसे ही मैं आंखें बंद करने लगा, सीढ़ियों की आवाज़ सुनी। मैंने सोचा शायद नौकर की बीवी हो, लेकिन ज़ैनब ने दरवाज़ा खोला। इसके हाथ में चाय का कप था और उसने वही कपड़े पहने थे जो मैंने इसके लिए लिए थे। बिपिन रंग का फराक, चौड़ीदार पाजामा और सर पर दोपट्टा। मैं कुछ लम्हों तक इसे देखता रहा। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन इसकी आंखों में वही उदासी के साए अब भी मौजूद थे। इसने पूछा, सर क्या हुआ? मैंने शर्मिंदगी से नज़रें हटाईं और कहा, कुछ नहीं। तुमने कब तब्दील किया? जब आप लोग सामान शिफ्ट कर रहे थे। मैंने चाय का कप पकड़ा और कहा, मैं अब घर जा रहा हूं। अगर कोई ज़रूरत हो तो खादिम की बीवी के नंबर से कॉल करना। ज़ैनब ने सर हिलाया और नज़रें झुका लें। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन में इतना कुछ बदल जाएगा। अहमद अपनी गाड़ी में बैठा और थके हुए जिस्म और उदास दिल के साथ घर की तरफ रवाना हुआ। वो इस लम्हे को याद कर रहा था। ज़ैनब की डरपोक आवाज़, इसकी आंखों की नमी, बच्चों जैसी मासूम खुशी, और आखिर में वो चाय जो इसने सर पर दोपट्टा डाल कर लाई थी। दिल में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे अंधेरे में जुगनू चमक उठा हो। अहमद ने दिल में सोचा, मैंने कोई मुजरिम नहीं पाला बल्कि एक बिखरी हुई जिंदगी को संभाला है। जब मैं घर पहुंचा, मुझे मामू के घर जाने के लिए तैयार होना पड़ा। मामू वैसे भी सख्त मिजाज के थे, लेकिन अहमद की जिंदगी में यह पहली बार था कि इसने एक लड़की की मदद की थी, बगैर किसी ज़रूरत के, बगैर किसी बुरे इरादे के। इस एहसास ने इसे मज़ीद ताकत दी। शाम मामू के घर पर गुजरी। मामू ने 2 बार पूछा, शाह जी आप आज बहुत खामोश लग रहे हैं, सब खैरियत है? अहमद ने बस मुस्करा कर कहा, आज मैं वाकई इंसान बनकर आया हूं। मामू हंस पड़े। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि अहमद का लहजा कितना संजीदा था। अगली सुबह एक नया आगाज़ था। सुबह अहमद ने खादिम हुसैन के घर फ़ोन किया। ज़ैनब ने खुद फ़ोन नहीं उठाया। नौकर की बीवी ने बताया, भाई साहिब ज़ैनब फजर से पहले उठ गई, फजर की नमाज पढ़ी, कुरान पाक निकाला। लगता है इसने दिल से तौबा कर ली है। ये सुनकर अहमद का दिल खुशी से भर गया। अगले दिन जब मैं ऑफिस गया, जिंदगी मामूल पर आती दिखाई दी, लेकिन दिल बार बार खादिम हुसैन के घर की तरफ खींचता था। शाम को कुछ कपड़ों का जोड़ा और दीगर ज़रूरी चीज़ें वहां ले गया। ज़ैनब अब साफ सुथरी, अच्छे कपड़ों में और खुशगवार लग रही थी।
अहमद ने ज़ैनब से कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें किसी इदारे से जोड़ूं जहां तुम कोई हुनर सीख सको। कढ़ाई सिलाई, मोतीकारी या कोई और हुनर जो तुम्हें खुद मुख्तार बना सके। ज़ैनब की आंखें आंसुओं से भर गईं। नहीं अहमद भाई, अब मैं ये सब अपने खुदा के लिए करना चाहती हूँ। वक्त खुद पर कुछ बनकर और किसी पर बोझ ना बनकर बदलता रहा। चंद हफ्तों बाद अहमद ने ज़ैनब को एक ख्वातीन के पेशा वराना तरबियती मरकज़ में दाखिल कराया। ज़ैनब ने जल्द ही एक ब्यूटिफिकेशन कोर्स शुरू किया। वो हर रोज़ वक्त पर जाती, मेहनत से सीखती और शाम को कुरान पढ़ती। खादिम की बीवी ने भी अहमद को फ़ोन करके कहा, भाई, जिस लड़की को अपने हमारे हवाले किया वो वाकई खैर की बाइस बनी है। अब ज़ैनब अपने माजी की सख्तियों को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ रही थी। वो अहमद का एहतराम करती थी, इसे अपना मोहसिन मानती थी और हमेशा उसके लिए दुआएं मांगती थी। एक दिन अचानक जब अहमद परेशानी से वापस आया, इसे खादिम हुसैन के बेटे का फ़ोन आया। अंकल, ज़ैनब अब से मिलना चाहती है, कोई ज़रूरी बात करनी है। अहमद फौरन पहुंच गया। ज़ैनब खामोश थी, वो नज़रें झुकाए बैठी थी। चंद लम्हों बाद इसने बात की, अहमद भाई, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मुझे हिम्मत है कि एक बात कहूं। अहमद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ज़ैनब, मांगना हुकूक से मुताल्लिक है, ये तुम्हारा हक है। अगर कोई बात है। ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा, मुझे एक बार अपने अबू की कब्र पर ले जाएं। मैं बस एक बार उनसे मुआफ़ी मांगना चाहती हूं और फिर कभी किसी से शिकायत नहीं करूंगी। अहमद के दिल पर जैसे बिजली गिरी। इसे मालूम था कि ये लड़की वाकई बदल गई है। आखिरी मंजर, अहमद और ज़ैनब वालिद की कब्र पर पहुंचे। ज़ैनब ने कब्र को छुआ और अपने माजी खुदा से हर गलत कदम और हर इस लम्हे से बहुत दुआएं मांगें जिन्होंने इसकी ज़िंदगी बर्बाद की थी। फिर अचानक वो सीधी खड़ी हुई और कहा, अब मैं सिर्फ ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, मरना नहीं। अहमद की आंखें आंसुओं से भर गईं। इसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह इस तौबा को कबूल करे और मेरे इरादे पर इस्तिकामत अता करे। निजता वक्त गुजरता रहा। ज़ैनब ने ब्यूटिफिकेशन कोर्स मुकम्मल किया, खादिम की बेटी के साथ एक छोटी सी दुकान खोली और खुद अपनी सरपरस्त बन गई। अहमद कभी कभार जाता, देखता, दुआ मांगता और फिर वापस आ जाता, दिल में एक अजीब से सुकून के साथ। जब तक हम इंसानियत को नहीं पहचानते, हम मजहब, किरदार और असली जिंदगी को नहीं समझ सकते। जिसे लोग मुजरिम कहते हैं, शायद वो दिल से अच्छा हो, और जिसे लोग शरीफ समझते हैं, वो महज एक चोगा पहने हुए है।